जनाब आर्टिकल 6 भी लगेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी और गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। आरिफ अलवी साहब ने आखिर ऐसा कौन सा कसूर कर दिया है, आरिफ अलवी साहब से ऐसा कौन सा जुर्म सरजर्द हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने आती है तो लाशें लेकर वापस जाती है। पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करवाने और पाकिस्तान की इमदाद को बंद कराने के लिए भी अपना रोल प्ले किया। वतन अजीज की कमर के अंदर खंजर भोंकने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदनी है। जनाब आरिफ अलवी ने रेड लाइन कर दी है क्रॉस और अब जनाब होगी कार्रवाई और कार्रवाई भी होगी तगड़ी, क्योंकि ये जो नाजुक सी गर्दन है ना जनाब आरिफ अलवी साहब की, इसके ऊपर पड़ेगा शिकंजा और शिकंजा भी होगा इतना टाइट कि आरिफ अलवी साहब को पता भी नहीं लगेगा और टूट जाएगी तड़क करके। क्योंकि ताकतवरों का न सिर्फ बड़ा फैसला सामने आ गया है बल्कि इस फैसले के बाद अब इस बात के भी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि जनाब आर्टिकल 6 भी लगेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी और गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे, यानी पुराने मुकदमे जनाब वो भी दोबारा खुलने के इम्कानात हैं। क्यों? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि आरिफ अलवी साहब ने आखिर ऐसा कौन सा कसूर कर दिया है, आरिफ अलवी साहब से ऐसा कौन सा जुर्म सरजर्द हो गया है कि जनाब आरिफ अलवी साहब को अब निशाना इबरत बनाया जाएगा। यह सवाल भी आप यकीनी तौर पर आपके ज़हनों में होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आरिफ अलवी साहब के खिलाफ क्यों लगेगा। आरिफ अलवी साहब की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऐसी कौन सी खिलाफ वर्जी हो गई है, और अब ये भी जानना चाहेंगे कि किस इल्ज़ाम के ऊपर आरिफ अलवी के ऊपर अब आर्टिकल 6 लगेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां वाकईतन जूतों में दाल बटने का जो मुहावरा है वो हमें अमली तौर पर नजर आ रहा है। पीटीआई में चल रही है जनाब इस वक्त लड़ाई। जनाब जो है शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने शहबाज गिल को अपना टारगेट बनाया हुआ है और शहबाज गिल को वो नीवी थाम बिठाकर जो उसकी मीठी मीठी टकोर कर रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने सलमान अकरम राजा के साथ शेख वक्कास अकरम को किया हुआ है टारगेट, और वो उनकी ढोलकी बड़ी ही उम्दगी के साथ बजा रहे हैं। और इन सब से ऊपर जनाब इख्तलाफात बुशरा बीबी और अलीमा खान के, ये दोनों भी इख्तलाफात इस वक्त पार्टी के अंदर न सिर्फ जेर बहस हैं बल्कि पार्टी के सरकर्दा लीडर अब ऑन रिकॉर्ड आकर इस बात का चर्चा करना शुरू हो गए हैं कि जनाब वाकईतन पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। शहबाज गिल के हवाले से जो सबसे पहले इतला आई थी वो यही थी कि इमरान खान के 2 मोबाइल फोन्स जो कि चोरी हो गए थे, उसका इल्ज़ाम शहबाज गिल के ऊपर आया था। और शहबाज गिल के बारे में ये खबर भी सामने आई थी कि शहबाज गिल ने ही इन दोनों मोबाइल फोन्स को चोरी किया था और चोरी करके अपने मुरब्बी जनरल फैज़ हमीद के हवाले कर दिया था। और फैज़ हमीद ने इन दोनों मोबाइल फोन्स को चकवाल के अपने फार्म हाउस पे छुपा लिया था, जो बाद में बरामद हुआ। इस हवाले से तफसीली खबर इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर की जा चुकी है। अब उस बात की तस्दीक कि शहबाज गिल ने ये मोबाइल फोन्स चुराए थे शेर अफजल मरवत ने कर दी, और शेर अफजल मरवत की इस तस्दीक के बाद शहबाज गिल और शेर अफजल मरवत ना सिर्फ दोनों आमने सामने आ गए बल्कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद करना शुरू कर दिए। और यह बात भी सबको मालूम है कि शहबाज गिल एक ऐसी शख्सियत है जिससे किसी की भी इज्जत महफूज नहीं, और उसको ये जुबान को एक ऐसा कीड़ा लाहक है जो हर वक्त जहर ही उगलता रहता है। लिहाजा इस सारे अमल में पहल कर दी शहबाज गिल ने, और शहबाज गिल ने बराह रास्त रकीक हमला कर दिया शेर अफजल मरवत पर। और जनाब इस हवाले से शहबाज गिल का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें शहबाज गिल ये कहते हुए नजर आते हैं, एक मस्खरा और दूसरी हाजन, इल्ज़ाम तो कोई ढंग का बना लेना था। अच्छा ऐसे करो, अब क्योंकि जनरल फैज़ तो तुम्हारे मालकों के पास है, वो दोनों फ़ोन ले लो, एक खुद रख लो, एक अपनी बहन को दे देना, और हाँ
उनके चार्जर जनरल फैज के घर से ज़रूर ले लेना, वरना कारकुनों से मांगते फिरोगे। चूँकि शेर अफजल मरवत ने ये इंकशाफ मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा के टॉक शो में किया था, लिहाजा शहबाज गिल ने आसमा शराजी को भी टारगेट में रखकर हाजन जिस तरीके से वो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं उसी तरीके से इल्ज़ामात आयद किए। लेकिन दूसरी तरफ भी भाइन शेर अफजल मरवत है, वो भी भाइन पूरे देना है, और फिर उसकी तरफ से जो जवाब आना था वो यकीनी तौर पर शहबाज गिल की दुम को आग लगाने के लिए काफ़ी था। और जनाब जवाब आता है शेर अफजल मरवत का, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत अपने ट्वीट में कहते हैं, शहबाज गिल साहब गालम गलोच मिरासी करते हैं और किसी को शक नहीं कि मिरासी का खून आपकी रग रग में दौड़ता है। आपकी आदत, आपकी तारीख और आपका तर्ज अमल एक गंदे खून का हकीकी अक्कास है। मैं आपकी जाली तालीमी असनाद के बारे में जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपने अपने लिए अमेरिका का जूज वीज़ा कैसे हासिल किया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में आपकी खिदमात की बहुत सी कहानियां सुनाऊंगा। अपनी गद्दी को मजबूत करें। और जनाब शेर अफजल मरवत ने जिस तरीके से अटैक किया, फायर बैक किया जनाब शहबाज गिल पर, वो भी अपने तौर पर एक ऐसी मिसाल है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने शहबाज गिल को जताया कि आप बनी गाला में जो जो गुल खिलाते रहे हैं वो कौन सी खिदमात थी जो बतौर आप चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान के, इमरान खान को खुश करने के लिए, इमरान खान को प्लीज करने के लिए वो खिदमात जो आप पेश करते रहे हैं, उसके हवाले से भी मोहतरम शेर अफजल मरवत की तरफ से इशारा दिया गया और कहा गया कि जनाब पायन हो जो तगड़े। अब मैंने आपकी ढोलकी बजानी है और ढोलकी भी बजानी है नहायत ही आला अंदाज से। तो इसके बाद जनाब ये जो लड़ाई है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने जिस तरीके से महाज सलमान अकरम राजा साहब के साथ गर्म किया हुआ था, वो महाज अभी तक गर्म है और फवाद चौधरी साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जनाब शेख वकास अकरम की तरफ से भी ये जो हैं फवाद चौधरी साहब, उनको जवाब मिल चुका है। इसी तनाजुर में जुनेद अकबर साहब, जिनको इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का प्रेसिडेंट भी बनाया गया और वो इस वक्त कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने नदीम मलिक साहब के टॉक शो में इस बात का एतराफ़ कर लिया कि पार्टी के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी मौजूद हैं और उन्होंने बिटवीन द लाइंस इस बात का एतराफ़ भी कर लिया कि अलीमा खान का भी पार्टी में ग्रुप मौजूद है और मोहतरमा बुशरा बीबी का ग्रुप भी मौजूद है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी के अंदर तकसीम ना सिर्फ गहरी हो चुकी है बल्कि इस हद तक गहरी हो चुकी है कि पार्टी लीडर्स ने अपने लिए वो जो कहते हैं ना साया आतफत उन्होंने तलाश कर लिया है। उन्होंने अपने लिए बोर्ड के दरख्तों को यानी कदावर लीडर्स की जो है वो उन्होंने आस्तीनें पकड़ ली हैं ताकि उनको मुश्किल वक्त में बचाया जा सके। और ये किसी भी सियासी जमात और ख़ासतौर पर ऐसी सियासी जमात जो इस वक्त अपोजिशन में हो और अपोजिशन में होने के बावजूद वो इस बात की दावेदार हो कि वो रमज़ानुल मुबारक के बाद यानी ईद उल फितर के बाद सड़कों का महाज गर्म करेंगे, वो जनाब सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर जनाब वो हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात क्रिएट करेंगे। इस तरह के सूरत हाल उनको किसी भी तौर पर वारा नहीं खाती। अब इस तनाजुर में जहाँ पर एहतजाज का ऐलान खुद इमरान खान ने अपने ट्वीट्स में कर रखा है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन चला जाता है सिंध, और सिंध में जाकर वो पीर साहब पगाड़ा के साथ मुलाकात करते हैं और मुख्तलिफ अमायदीन जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके साथ मुलाकातें भी करते हैं। GM सैयद के साहबजादे के साथ मुलाकात करते हैं, अयाज पलीचों के साथ मुलाकात करते हैं, जनाब पीर साहब पगाड़ा के साथ मुलाकातें करते हैं। और इसके बाद एक तकरीब से खिताब करने के बाद जनाब सलमान अकरम राजा साहब कराची में मज़ार कायद के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार भी करते हैं कि बानी PTI के ख़त जिनके नाम तहरीर किए गए थे उनको पहुंच भी गए हैं और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि बानी PTI ने जो ख़त भेजे थे वो पढ़ भी लिए गए हैं। उनका ये कहना था कि बानी PTI का ख़त लिखना NRO मांगना नहीं था, वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे थे, बल्कि बानी PTI का ये कहना था
کہ میں जेल से बाहर आने वाला आखिरी आदमी हूँगा। सलमान अकरम राजा का ये भी कहना था कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, इक़्तिदार का लालच नहीं है, फिलहाल सिर्फ इन जमातों से राब्ता कर रहे हैं जो कि हुकूमत से बाहर हैं। अगरचे इस बात का इजहार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कर दिया गया है कि जनाब ना तो उनको किसी तरह का कोई ख़त मिला और ना ही उन्होंने इस ख़त का जवाब देना है। वो उनका ये भी कहना था कि अगर इस तरह का कोई ख़त मुझे मिल भी गया तो वो मैं बग़ैर पढ़े वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, क्योंकि सियासी मामलात पर फैसले लेना सियासी क़यादत का इस्तेहकाक है, मेरा सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बावजूद मज़मूम मकासद के लिए बारहा इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जनाब आर्मी चीफ को ख़त मिल भी गए हैं और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इन खतूत का जवाब देंगे, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में दें। और इस तरह आर्मी चीफ पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल कर रही है और उनके दौरे बरतानिया के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुजाहरों को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। लिहाजा इस सारे सिनेरियोज के अंदर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त किसी तरह की कोई पोजीशन मौजूद है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के दौरे पर होने के बावजूद आरिफ अलवी साहब की कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो हकीकत में ना सिर्फ काबिले एतराज़ हैं बल्कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी आती हैं। हाल ही में यानी ये जो मौजूदा हुकूमत का दौर है इसमें एक कानून को मंजूर किया गया था और उस कानून के तहत जो आला सरकारी ओहदेदार हैं और प्रेसिडेंट भी चूंकि सरकारी ओहदेदारी होता है उसके लिए इस बात की शर्त रख दी गई थी कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। पहले ये मुद्दत 2 साल थी लेकिन उसके बाद इस मुद्दत को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अगर एक लम्हे के लिए फर्ज भी कर लें कि आरिफ अलवी साहब जो है वो उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी नहीं बल्कि 2 साल की पाबंदी का इतलाक होता है तो अभी तक आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी उसी मुद्दत के दरमियान है, यानी उन्होंने अभी प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिटायर हुए उन्हें 2 साल नहीं हुए, लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है। और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर इस बात का जिक्र किया है कि जनाब इंतखाबात में धांधली हुई, या उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एहतजाज करने वालों पर गोलियां भी बरसाई जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने आती है तो लाशें लेकर वापस जाती है, ये बहुत ही ज्यादा संगीन इल्जाम थे। ना सिर्फ ये बल्कि अमरीकी कांग्रेसमैन के साथ एक मुलाकात में आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करवाने और पाकिस्तान की इमदाद को बंद कराने के लिए भी अपना रोल प्ले किया और इलेक्शन कमीशन को यूएस एड की तरफ से मिलने वाली इमदाद जो कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए थी उसके ऊपर सवाल उठाया और कहा कि ये जो इमदाद अमेरिका ने इलेक्शन कमीशन को दी थी, इलेक्शन कमीशन ने इस इमदाद की बुनियाद पर एक रिग्ड इलेक्शन का इनेकाद कराया और रिग्ड इलेक्शन के इनेकाद के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से दूर हुई और अवाम के वोट के ऊपर डाका डाला गया। अवाम की राय को जो है मोल्ड करके मनपसंद चेहरों को सामने लाया गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम इस तनाजुर में है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ अमूर का ना सिर्फ जायजा ले रही है बल्कि वो मुख्तलिफ ममालिक को दी जाने वाली इमदाद पर नजर सानी भी कर रही है और पाबंदियां भी लगा रही है। इस पर्सपेक्टिव में आरिफ अलवी साहब ने वतन अजीज की कमर के अंदर खंजर भोंकने की कोशिश की, जो बिलाशुबा आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है और उनके ऊपर इस पर आर्टिकल 6 लगता है। ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी जब इमरान खान के दौर में तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में आरिफ अलवी साहब ने असम्बली को डिसॉल्व करने की जो वो समरी थी उसको मंजूर किया था जल्दबाजी में, ये देखे बगैर कि जनाब इमरान खान असम्बली को डिसॉल्व करने की पोजीशन में हैं या नहीं। आरिफ अलवी साहब ने असम्बली को डिसॉल्व किया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया और आरिफ अलवी को इस अमल में जिम्मेदार करार दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि आरिफ अलवी साहब 8 फरवरी के ये जो इंतखाबात थे उससे पहले भी और उसके बाद भी
جو ہے وہ اقتدار میں رہے، اور اس سارے عرصے کے دوران جب عارف علوی صاحب صدر تھے 8 فروری کے انتخابات کے بعد، عارف علوی نے ان فنڈز کے غیر منصفانہ استعمال کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا تھا، ایک تحریر نہیں لکھی تھی الیکشن کمیشن کو، اور اس سارے عمل میں الیکشن کمیشن کے ساتھ عارف علوی صاحب انگیج بھی رہے تھے۔ لہٰذا عارف علوی کے صاحب کے بارے میں اب طاقتور حلقوں کی رائے یہ ہے کہ عارف علوی نے اب ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے، خاص طور پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا کر عارف علوی نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خیر خواہ نہیں، وہ محض اپنے لیڈر یا اپنی سیاسی جماعت کے خیر خواہ ہیں، انہیں اپنی جماعت کے مفادات یا اپنی پارٹی چیئرمین کے مفادات کا احساس ہے، پاکستان کے مفادات کا احساس نہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے طاقتوروں کا جو فیصلہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا بھی نظر آئے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔